लंबवत विभाजन। तो एक बार अपन ये देख लेते हैं कि पिछली क्लास में अपने क्या क्या पढ़ा था, ताकि अपन रिलेट कर पाएँ जो आज वो पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ा था ये जो मैदान का वर्गीकरण है वो अपने पढ़ा था, और उससे भी पहले अपन पढ़ा था कि मैदान की जो स्थिति है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और उसका क्षेत्रफल कितना है ना, और उसकी लोकेशन क्या है। तो अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो अपने यहाँ से स्टार्ट किया था, भारत का भूभौतिक विभाजन, और उसके अंदर जो सेकंड पॉइंट था वो था मध्यवर्ती मैदान। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी मध्यवर्ती मैदान की, ठीक है। तो मध्यवर्ती जो मैदान है इसका जो विस्तार है अपने मैप के ऊपर देखा था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। इधर अपने भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ से लेकर और आसाम तक इसका विस्तार है, ठीक है। और अगर अपने उत्तर से दक्षिण की बात करें तो जो अपना शिवालिक श्रेणी है वहाँ से लेकर प्रायद्वीपीय भारत के मध्य जो मैदानी क्षेत्र है उसको अपने मध्यवर्ती मैदान का नाम दिया था। इसका विस्तार अपने देख लिया और इसके मैदान की उत्पत्ति अपन ने देख ली, और मैदान का वर्गीकरण अपने दो भागों में किया था, ठीक है। मैदान का जो लंबवत विभाजन किया था उसके अंदर ये था भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान, खादर का मैदान और डेल्टा का मैदान। अगर बात करें अपन मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण की तो उसको अपने तीन भागों में बांटा था, ठीक है। तो पहला बांटा था अपने सिंधु व उसकी सहायक नदी है, और सेकंड था अपना गंगा व उसकी सहायक नदी, और थर्ड था ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदी। इन तीन भागों में अपने इसको विभाजित किया था। अगर बात करें अपन, क्योंकि मोस्टली क्या है कि तीन नदी ही प्रमुख है, ठीक है। सिंधु नदी है और उसके बाद में गंगा है और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र है। बाकी जो छोटी नदियां हैं ना वो इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो वो इनके साथ काउंट हो जाती है। अगर बात करें अपन सिंधु है उसकी सहायक नदी की तो इसको अपन ने दो भागों में बांटा था, पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। मतलब ये जो सिंधु नदी है जो उसका जो क्षेत्रफल है जितनी दूरी के अंदर ये बहती है उस वो वाला जो मैदान है उस मैदान को अपने दो भागों में बांटा है, पंजाब का और राजस्थान का, ठीक है। तो इन दो भागों में बांटने के बाद में अपन आते हैं गंगा नदी है उसकी जो सहायक नदी है उसका जो क्षेत्र है उसका जो बहाव क्षेत्र है उसको अपने तीन भागों में बांटा है। उस बहाव क्षेत्र में जो मैदान आता है उसको अपने बांटा ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। उसके बाद में अपन ब्रह्मपुत्र की बात करें, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अपने दो भागों में बांटा है, वो था उत्तरी ब्रह्मपुत्र का मैदान और दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आज अपन जो क्लास में पढ़ने वाले हैं आज अपन पढ़ेंगे ये जो मैदान का लंबवत विभाजन है, ये जो लंबवत विभाजन है इसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाबर का मैदान और फिर क्रम से तराई का, बांगर का, खादर का और डेल्टा का, ये तीनों पांचों अपन क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर जो पहला टॉपिक होगा वो अपन डालिए मैदान का लंबवत विभाजन, ठीक है। और उसके अंदर भी आप फर्स्ट पॉइंट लगाइए आप भाबर का मैदान, ठीक है। भाबर का मैदान से अपन पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले एक भारत का मैप बनाइए, उस मैप के अंदर अपन देखेंगे कि इनकी जो लोकेशन है, ठीक है, उनका जो विस्तार है वो किस प्रकार से है। तो मैप बनाइए, मैं भी भारत का मैप बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी मैप बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये भारत का मैप है, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सही से ये बन पाया। ये इधर ये सिक्किम हो गया, और सिक्किम के बाद में इधर आगे जाते हुए अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए नीचे ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र आ गया, ये त्रिपुरा होते हुए, और फिर ये वापस पश्चिम बंगाल के साइड से होते हुए और इस प्रकार से होते हुए ये दक्षिण भारत की तरफ अपन ये हो जाएगा। और इधर से अपन बात करें तो यहाँ से ठीक है, इधर से राजस्थान से होते हुए ये राजस्थान, ये गुजरात होते हुए खंबात की खड़ी हो, फिर ये डायरेक्ट अपन बात करें तो ये इधर से ये अपन ने भारत का मैप बना लिया। तो अपन इसके अंदर देखें तो अपन ने जो पहले पढ़ा था इसके अंदर अपने पढ़ा था जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी कुछ यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र था वो था शिवालिक श्रेणी का। अपने चार श्रेणियाँ पढ़ी थी, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद में शिवालिक का। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो है शिवालिक श्रेणी का, ठीक है। अपन ने इसको नाम दिया था शिवालिक श्रेणी। ये हो गया शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसके बाद में अपन बात करें तो जो पर्वत श्रेणी है इसके जस्ट बाद के अंदर मैदान की जो शुरुआत है वो हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं इसके जो पहला जो मैदानी क्षेत्र आता है वो इसके जस्ट बाद में आता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से पहला क्षेत्र है। और उसके बाद में हम दूसरे की बात करें तो दूसरा कुछ इस प्रकार से है,
ठीक है। इसका मतलब जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, पश्चिमी सीमा, वहाँ से लेके आसाम तक इसका विस्तार है। उसके बाद में अपन बात करें तो जो अंतिम जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र आता है इस प्रकार से, जो पश्चिमी राजस्थान से लेके ये वाला क्षेत्र आता है, ठीक है, यहाँ तक का। तो अपन बात करें जो ये पहला वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसको अपन ने नाम दिया है भावर का मैदान। ये है भावर का मैदान, भावर का मैदान, ठीक है। इसके बाद में आता है वो क्षेत्र, उसको अपन बोलते हैं तराई का मैदान। ये वाला क्षेत्र है, इसको अपन ने नाम दिया है, इसको अपन ने नाम दिया तराई का मैदान, तराई का मैदान, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे यहाँ वाला क्षेत्र है जो पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अंदर कुछ संयुक्त रूप से तीनों से जो एक मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार मिलता है यहाँ तक, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं बांगर का मैदान। ये वाला हो गया बांगर का मैदान, बांगर का मैदान, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है, अपन इस क्षेत्र की बात करें, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं खद्दर का मैदान। इसको क्या बोलते हैं? खद्दर का मैदान, ठीक है। तो आप इसको नोट करके लिखिए, ये हो गया खद्दर का मैदान। ये हो गया खद्दर का मैदान, खद्दर का मैदान, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब लास्ट अपन बात करें तो डेल्टाई मैदान की बात की थी, जो डेल्टाई मैदान है वो यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो क्षेत्र नदी का बहाव है और यहाँ आके जो डेल्टा बनाता है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं डेल्टाई मैदान, डेल्टाई मैदान, डेल्टा मैदानी क्षेत्र, इसको अपन इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भावर का मैदान। ये जो भावर का मैदान है इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आप हेडिंग लगाइए, मैदान का लंबवत विभाजन है, उस लंबवत विभाजन, इसको लंबवत विभाजन क्यों बोला गया है? देखो ऊपर की साइड में क्या है, इधर मैंने बताया आपको ये नॉर्थ है, और नीचे की साइड में क्या हो गया, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ से साउथ, तो अपन इसका लंबवत विभाजन कर रहे हैं, ठीक है। तो लंबवत विभाजन के अंदर जो सबसे पहले क्षेत्र आता है वो होता है भावर का मैदान। तो अपनी जो पहली हेडिंग होगी वो आप लगाइए भावर का मैदान। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए आप, और फर्स्ट लिख के भावर का मैदान, ये हो गया भावर का मैदान। तो भावर के मैदान की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो भारत पाकिस्तान की सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से लेकर पूर्व में असम तक है, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है, आप विस्तार लिखिए इसका, इसका विस्तार, इसका विस्तार पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी? भारत और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूर्व में असम तक, पूर्व में असम तक जो इसका विस्तार है, ठीक है। ये तो गए इसका विस्तार की बात हो गई, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, तो इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, अपन लंबवत कर रहे हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है।
इसकी जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई है वो हो जाएगी 8 से 10 किलोमीटर की। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो बाबर का मैदान मिलता है वो क्या मिलता है, जो शिवालिक जो श्रेणी है उसके जस्ट बाद में मिलता है, उससे गिरिपथ भी मिलता है। ठीक है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो विस्तार है, या फिर इसे क्या बोलते हैं, शिवालिक की गिरिपथ का मैदान भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये लिखिए, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, इसे शिवालिक के गिरिपथ का मैदान भी कहते हैं, गिरिपथ का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, ये बना हुआ किससे है। ठीक है, जो ये क्या होता है, जो हिमालय है, हिमालय की से जो बड़े बड़े अवसाद निकल के आते हैं, जो नदी बह के आती है पर्वत के ऊपर से, तो उसके साथ में हिमालय के कुछ अवसाद आते हैं। ठीक है, उसमें कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं ना, बालू का पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, उन सब से मिलकर ये बना होता है। तो इसे आप लिख लीजिए, इसका जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, हिमालयी नदियों द्वारा, हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, अवसाद में क्या क्या आ जाएगा, कंकर पत्थर, कंकर पत्थर, और अपन बात करें बालू का पत्थर, और अपन बात करें चट्टानें। अवसाद से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी खासियत क्या है, जैसे ये बड़े बड़े पत्थरों से बना होता है, तो इसके अंदर जो बहने वाली जो नदी है, तो वो क्या है, विलुप्त हो जाती है। मतलब ये जो सतह पे नहीं बहती है, वो पत्थरों के नीचे से बहती है। मतलब अगर बड़े पत्थर होंगे, उनके बीच से जो बहने वाला जो जो पानी है, जो नदी है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से अपन बोलें तो ये जो नदी होती है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इस भावर प्रदेश की यही खासियत है कि इसमें जो गंगा यमुना जो बड़ी नदी होती है ना, वो तो दिखाई देती है, लेकिन जो इनकी जो छोटी सहायक नदियाँ होती है ना, सरिताएं होती हैं, वो इसमें लुप्त हो जाती हैं, मतलब वो दिखती नहीं है, इसलिए उसको लुप्त बोला गया है। ठीक है, तो और एक ये होता है जो कृषि है, कृषि के दृष्टिकोण से ये है उपयोगी नहीं होता, क्योंकि अगर पत्थर होंगे तो ये तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे कृषि नहीं होगी। तो एक पॉइंट ये लिखिए, कृषि के लिए यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयोगी है, अनुपयोगी अनुपयोगी है। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखना है कि इसके अंदर सिर्फ जो बड़ी नदियाँ है ना, जैसे यमुना है, गंगा है, सिर्फ वो दिखाई देती हैं, बाकी नदियाँ इसके अंदर दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो अपन ये भावर का मैदान देख लिया, इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 10 किलोमीटर है। तो मैप में देखते हैं, ये जो वाला क्षेत्र है ये क्या है, 8 से लेके 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, 8 से 10 किलोमीटर का। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्षेत्र है, तराई का मैदान है। अपन इस तराई के मैदान की बात करते हैं, तो इसका जो विस्तार है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 10 से 15 किलोमीटर, 10 से लेकर 15 किलोमीटर। तो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा तराई का मैदान। तो आप नेक्स्ट पॉइंट डालिए, अपन नेक्स्ट मैदान उसके बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड होगा अपना तराई का मैदान, तराई का मैदान। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा कि बड़े बड़े कंकर पत्थर नदी के बहाव क्षेत्र के साथ में उस मैदान में आते हैं, जिससे क्या नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं सतह पे। ठीक है, तो अब जो तराई का मैदान है, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार भी कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, पश्चिम में भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका विस्तार
भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान की सीमा से पूर्व में असम तक फैला हुआ है, ठीक है। ये तो गई इसकी विस्तार की बात। अगर इसका अपन बात करें इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई लिखिए, वो है 10 से 15 किलोमीटर। चौड़ाई है इसकी 10 से लेकर 15 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी हो गई चौड़ाई। अब अगर अपन बात करें इस चौड़ाई के बाद में कि ये इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो इसके निर्माण की बात आती है तो अपन इसमें देखते हैं कि जो इसका निर्माण हुआ है वो हुआ है इसका बारीक अवसादों से। जो हिमालय की जो नदी जो पत्थर बहा के साथ में लेके आती है वो तो ठहर जाते हैं भावर के मैदान में, लेकिन उसके बाद में जो बारीक जो अवसाद बचता है वो बहकर इस मैदान तक पहुंचता है। तो उसी बारीक अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। तराई का जो मैदान है वो बारीक अवसाद से बना है। तो ये लिखिए हिमालय नदियों द्वारा हिमालयन नदियों द्वारा लाए गए बारीक अवसाद, ठीक है। तो ये आप स्पेशली नोट कर रखना कि बारीक अवसाद है, ठीक है। तो ये बारीक अवसाद से निर्मित समतल मैदान। अब ये तो स्वाभाविक है कि अगर बारीक अवसाद होगा तो जो निर्माण होगा मैदान का वो क्या होगा, समतल होगा। तो ये निर्मित समतल मैदान है, ठीक है। अब इसकी विशेषता भी उससे अलग होंगी। अगर ये समतल है तो इस पे क्या होगा, धरातल पे नदियों का प्रवाह भी दिखेगा। तो इसके अंदर जो नदियाँ लुप्त थी कहाँ पर, भावर के मैदान में जो नदियाँ दिखाई नहीं देती थी, जो सरिताएं जो लुप्त हो जाती थी वहाँ पर, वो वापस यहाँ पे सतह पे दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। तो इसके अब जो अगला पॉइंट लिखने वाले हैं, जो ये इसमें लिखेंगे कि पुनः प्रकट हो जाती हैं जो भावर में का मैदान में लुप्त सरिताएं एवं नदियाँ इस मैदान में पुनः प्रकट हो जाती हैं या पुनः दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। अब ये मैदानी प्रदेश है तो इसके अंदर एक और भी इसकी विशेषता है। इसमें विशेषता ये है कि यहाँ पे कृषि अधिक होती है, ठीक है। कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र, ये कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, ठीक है। और अगर कृषि अधिक होती है तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक होगी। जनसंख्या भी इसकी यहाँ पे क्या है, अधिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर एक विशेषता इसकी और होती है। वो विशेषता इसकी ये है कि जब इसमें नदी का बहाव होता है तो उस नदी के बहाव में क्या होता है, जैसे नदी बहती है, जैसे अपन माने कि कोई नदी है, ठीक है। ये नदी इस प्रकार से कोई बह रही है इस मैदानी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो जब कोई नदी का जो प्रवाह होता है, नदी जब ऐसे बहती हुई होती है तो उसके अंदर क्या बनते हैं, एक नदी विसर्प बनते हैं। विसर्प मतलब ये जो सांप की जैसे आकृति है ना, इस प्रकार से लहराती हुई जो आकृति है ना, इसे ये ऐसे ये इसी आकृति को क्या बोलते हैं, नदी का विसर्प बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, नदी विसर्प, ठीक है।
विसर्प मतलब है सांप की जैसी आकृति होती है, लहराती हुई जो आकृति होती है उसको बोलते हैं नदी विसर्प। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के अंदर नदी सीधी तो बहती नहीं है, घूमती फिरती हुई नदी अपना क्षेत्र तय करती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नदी विसर्प। एक ही होता है कि इसके अंदर क्या होता है, दलदली भूमि भी होती है। अगर मैदान में बहती है और यहाँ का जो अवसाद है वो बारीक अवसाद है, तो यहाँ की विशेषता क्या हो जाएगी, एक दलदली भूमि भी है यहाँ पे। दलदली भूमि का क्षेत्र। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो एक ये होता है इसमें गोखरू झील बनती है। जैसे कभी कभार क्या होता है, ये नदी अपना रास्ता ऐसे तय कर लेती है यहाँ से, इस प्रकार से ये यहाँ से नदी ऐसे रास्ता अपना तय कर लेती है सीधा। तो ये वाला जो क्षेत्र रह गया, जो इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये नदी का जो जो रास्ता होता है उससे कट के अलग हो जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइड के अंदर ऐसे ही रह जाता है ये। ठीक है, और नदी डायरेक्ट यहाँ से सीधी डायरेक्ट बहने लगती है। ठीक है, ऐसी सीधी बहने लगती है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसको अपन बोलते हैं गोखरू झील। क्यों कि जो छोटा क्षेत्र होता है ये क्या होता है, एक गाय के खुर के समान होता है। ठीक है, तो खुर की जो जैसे आकृति होती है, इसलिए इसको बोलते हैं गोखरू झील बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है गोखरू झील, गोखरू झील, क्योंकि नदी का अपना जो बहाव क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र से अपना रास्ता चेंज कर लेती है। रास्ता चेंज करने के बाद में जो ये वाला जो क्षेत्र बचता है ना, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को अपन बोल देते हैं गोखरू झील। ठीक है, इसमें पानी भरा होता है। अब अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अपन ये देख लिया कि ये जो तराई का मैदान है, इस तराई का मैदान का विस्तार कहाँ है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी 10 से 15 किलोमीटर है। ठीक है, और 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई है। इसके बाद में हिमालय नदियों द्वारा जो बारीक अवसाद लाए गए हैं उससे इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद में बात करें, ये समतल मैदान है, और समतल मैदान होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी, और जनसंख्या अधिक होने का कृषि भी अधिक होगी, और कृषि अधिक है क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो नदियाँ अधिक है क्योंकि वो सतह पे बहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कृषि भी अधिक होती है क्योंकि ये बारीक अवसाद है। ठीक है, इससे पहले मैंने पढ़ा था भावर का मैदान। भावर के मैदान में क्या था, बड़े कंकड़ पत्थर थे। ठीक है, बड़ी शिलाओं थी जो नदी के साथ बह के आती थी, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर कृषि नहीं हो सकती है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बांगर का मैदान। तो नेक्स्ट लगाइए, 3rd नंबर पॉइंट लगाइए आप, बांगर का मैदान। बांगर मैदान, अगर बांगर के मैदान की बात करें तो अपन ने ये देखा था मैप के अंदर, एक बार आप पुनः देख लीजिए इसको, कि जो बांगर का मैदान है वो ये वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है वो वाला क्या है, बांगर का मैदान। तो इसको वो पढ़ने वाले हैं। इसका विस्तार कहाँ है, हरियाणा में, राजस्थान में और पंजाब का कुछ उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है, नहीं दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बांगर का मैदान है, इसकी क्या विशेषता है, तो इसके बारे में हम लिखिए, ये है, यह है तराई के दक्षिण में, जो तराई का मैदान आपने पढ़ा है उसके दक्षिण में, तराई के दक्षिण में, तराई के दक्षिण में बांगर मैदान का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें लिखते हैं, यह पुराने जलोढ़ है। ठीक है, ये क्या है, नदी का जो पुराना जलोढ़ है ना उसको बांगर कहा गया है। नदी के पुराने जलोढ़ को, पुराने जलोढ़ को बांगर का मैदान कहा गया है, कि किसी समय यहाँ पे नदियाँ बहती थी, वो नदी का ही जल क्षेत्र, बहाव क्षेत्र था। ठीक है, और अभी क्या है, ये सिर्फ और मैदान है। तो जलोढ़ को बांगर मैदान कहते हैं, बांगर जलोढ़ को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अपन इसमें बात करें, इसका विस्तार। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है पंजाब में, हरियाणा में
और उसके बाद में एनसीआर के अंदर, और उसके बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इसके साथ में पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 4th नंबर लगाइए अब, खादर का मैदान। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th नंबर, खादर का मैदान। अगर खादर के मैदान की बात करें तो अपने पढ़ा था कि जो खादर का मैदान है वो वाला क्षेत्र है जो नवीन जलोढ़ का क्षेत्र है वो। ठीक है, जहाँ पे नदियाँ अब नए नए अवसाद बहा के लेके आ रही है, उस मैदान को हम बोलते हैं नवीन जलोढ़ का क्षेत्र। ठीक है, और जो खादर का मैदान का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, असम और झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो अब इसको नोट करके लिखिए आप, नदी के नवीन जलोढ़ को खादर का मैदान या खादर कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो विस्तार की बात करें अपन, इसका जो विस्तार है, इस जो खादर का मैदान है इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी में, बिहार में, और अपन बात करें बंगाल में। ठीक है, असम में, झारखंड में। नेक्स्ट हम बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसके अंदर इसका विस्तार है। अब अपन बात करते हैं खादर के मैदान के बाद अपन बात करते हैं इसमें, अब बात करते हैं इसके बाद में डेल्टाई मैदान, जो डेल्टा क्षेत्र है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा वो होगा 5th नंबर जो हमने पढ़ा था लंबवत विभाजन के अंदर, जो लास्ट है वो है डेल्टाई मैदान। डेल्टाई मैदान, तो अपना जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो गंगा का जो मुहाना है, जो यहाँ पे जाके नदी समुद्र के अंदर मिलती है, वो वाला क्षेत्र है वो अपना लगता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर ये डेल्टा बनाता है। ठीक है, तो जिसका कुल क्षेत्रफल है वो है 1.90 हज़ार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस डेल्टाई मैदान में 2 तरह की भूमि होती है, एक उच्च भूमि होती है, एक नीच वो होती है, उच्च भूमि और एक निम्न भूमि होती है। ठीक है, तो उच्च जो भूमि होती है उसको अपन चौर बोलते हैं, और जो जलमग्न क्षेत्र है, जो निम्न भूमि होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं। तो इसको लिखिए, जो डेल्टाई मैदान है यह है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल राज्य में है गंगा डेल्टा मैदान, गंगा डेल्टा का मैदान। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल है, जिसका कुल क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें अपन तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.90 हज़ार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका कुल क्षेत्रफल है, डेल्टाई जो क्षेत्र है उसका ये क्षेत्रफल है। आगे अपन बात करते हैं
इस मैदान के अंदर दो भूमि पाई जाती है, ठीक है, एक तो उच्च भूमि और एक निम्न भूमि होती है जो जलमग्न होती है, ठीक है। तो जो उच्च भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, उच्च भूमि होती है उसको अपन बोलते हैं एक तो होती है उच्च भूमि, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं, वो कहा जाता है चौर, ठीक है। एक यहाँ पे डेल्टाई प्रदेश में पाई जाती है निम्न भूमि, निम्न भूमि, या इसको आप बोलते हो जलमग्न, जलमग्न जो तट है, ठीक है, जलमग्न है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन मन, ठीक है, इसको बोलते हैं मन, ठीक है। तो ये दो तरह की यहाँ पे भूमि अपने को मिलती है, ठीक है। तो एक को चौल बोलते हैं, एक को मन बोलते हैं। तो ये हो गया अपना डेल्टाई मैदान। तो अपन अब शुरू में चलते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन ने ये पढ़ा है कि जो अपन ने मैदान का जो वर्गीकरण किया है वो लंबवत वर्गीकरण किया है, और लंबवत वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जो भावर का मैदान है, शिवालिक के बाद में सबसे पहले हमने पढ़ा भावर का मैदान पढ़ा, फिर उसके बाद में तेराई का मैदान पढ़ा जो 10 से 15 किलोमीटर के अंदर है, उसके बाद में अपन ने बांगर का मैदान पढ़ा, ठीक है, ये बांगर का मैदान पढ़ा, और उसके बाद में अपने पढ़ा खादर का मैदान, और उसके बाद में जो डेल्टाई प्रदेश है, डेल्टाई मैदान है, डेल्टाई क्षेत्र है, उसको अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं, मैदानों का आपने लंबवत वर्गीकरण पढ़ लिया, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मैदान का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसको पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग लगाइए मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक है। तो अब हेडिंग लगाइए मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण, मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र का कितना कितना विस्तार है, ठीक है। तो प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले आप इसके अंदर फिर से एक भारत का मैप बनाइए, उस मैप के अंदर अपन इसको अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैप बनाइए, ये भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है। इस मैप में फिर आगे ऐसा होते हुए जैसे इस प्रकार से हमने बना लिया, ये भारत का मैप है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसका प्रादेशिक वर्गीकरण है। तो प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो हमने इसको शिवालिक के बाद में जो मैदानी क्षेत्र है उसको अपन ने कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया था। यहाँ शिवालिक श्रेणी है, और शिवालिक श्रेणी के बाद में ये जो मैदान स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ से इस मैदान की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इस मैदान के अपन देखा था जो पश्चिमी सीमा है वहाँ से लेके आसाम तक ये यहाँ पे इसका विस्तार है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि अपन ने यहाँ पे एक मैदान पढ़ा, ठीक है, ये मैदान अपन ने पढ़ा था, और उसके बाद में इसको अपन ने पढ़ा था यहाँ जो डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ तक अपन ने ये मैदान पढ़ा। एक अपने देखा कि ये वाला जो मैदान है यहाँ से लेके इस साइड में जो अरावली पर्वत है वो अपन देखते हैं अरावली का क्षेत्र, ठीक है, इस प्रकार से अरावली का विस्तार है। तो अपन ये पाते हैं इसके अंदर कि जो ये वाला क्षेत्र है इसको अपन ने नाम दिया है पंजाब और हरियाणा का मैदान, इसको नाम दिया अपन ने पंजाब व हरियाणा का मैदान।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, अरावली है, ठीक है, ये अरावली है, तो इसको आप यहाँ पे नोट करके लिखिए, ये हो गई यहाँ पे अरावली, ठीक है। अरावली का विस्तार किस प्रकार से, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान के अंदर इसका विस्तार मिलता है हमें, ठीक है। अब इस अरावली से लेके जो पश्चिमी जो सीमा है अपनी, भारत पाकिस्तान सीमा है, वहां तक का ये जो वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, इसके अंदर ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र रेगिस्तान है, ठीक है। तो इसको अपने नाम दिया है, इसको अपन ने नाम दिया है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र और हैं, ठीक है। एक क्षेत्र यहाँ पे ये है, एक क्षेत्र यहाँ पे इस प्रकार से है। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने नाम दिया है ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अपने नाम दिया है मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। और उसके बाद में जो आगे वाला जो क्षेत्र आता है, यहाँ तक का वो जो क्षेत्र है, यहाँ तक का ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अपने नाम दिया है निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। ये वाला क्या है, निम्न गंगा का मैदान। और इधर जो वाला क्षेत्र है, इसको अपन ने नाम दिया है आसाम का, ये आसाम का जो क्षेत्र है, इस साइड में इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान नाम दिया इसको, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। इसको भी फिर अपने फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है, उत्तरी ब्रह्मपुत्र का मैदान और दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसमें नोट करके लिखिए आप, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको नाम दिया अपने ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बात करें, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अपने नाम दिया है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और इसमें जो एक और रह गया, वो है अपना निम्न गंगा का मैदान। ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अपने नाम दिया है निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। तो इस प्रकार से अपन ने जो गंगा का मैदान है, उसको तीन भागों में डिवाइड किया है। इसी प्रकार से अपन ये देखते हैं कि ये जो वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, इसको अपन ने नाम दिया है, इसको नाम दिया है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इसको अपने दो भागों में डिवाइड किया था, फर्दर इसको अपन दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो ऊपरी ये उत्तरी ब्रह्मपुत्र का मैदान और एक दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये वाला क्षेत्र हो गया, आपने बताया था कि ये वाला क्या है, अरावली वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये हो गया अरावली वाला क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो पंजाब व हरियाणा का मैदान है, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो नोट करके लिखिए, फर्स्ट अपना जो पॉइंट होने वाला है वो है, फर्स्ट हेडिंग लगाइए आप, पंजाब व हरियाणा का मैदान। अगर अपन बात करें पंजाब व हरियाणा के मैदान की, तो उसकी ये खासियत है, ये क्या है कि इसके उत्तर में तो क्या है, शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। और पूर्व में इसमें क्या है, दिल्ली अंबाला कटक। और दक्षिण में 75 सेंटीमीटर की जो संवर्षा रेखा है वहां तक। और पश्चिम में भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इन क्षेत्र के जो बीच का जो क्षेत्र है, उसको अपने नाम दिया है पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका विस्तार देख लेते हैं पहले, इसका विस्तार कहाँ पे है, इसका विस्तार
इसका विस्तार उत्तर में शिवालिक श्रेणी, उत्तर में शिवालिक श्रेणी, उत्तर में शिवालिक श्रेणी, और पूर्व की बात करें, पूर्व में जो दिल्ली अंबाला है वहां तक, पूर्व में दिल्ली अंबाला कटक तक, अंबाला कटक, ठीक है, पूर्व के अंदर ये सीमा है इसकी। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में जो 75 सेंटीमीटर की जो संवर्षा रेखा है वहां तक, तो लिखिए दक्षिण में 75 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा, ठीक है। और अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में कहां तक है, भारत पाकिस्तान की सीमा तक, ठीक है, पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा तक, भारत पाकिस्तान की सीमा तक, ठीक है। तो इसका विस्तार इस प्रकार से अपने चारों दिशा में देख लिया कहाँ कहाँ तक है, ठीक है, तो सीमा तक इसका विस्तार है। अब अपन बात करें इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका ये है क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं क्षेत्रफल के बाद अपन बात करें, ये क्या है, जो सिंधु है उसकी सहायक नदी है उससे मिलके बना हुआ है, ये है सिंधु है उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। सिंधु है उसकी सहायक नदियों से इस मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। और अपन ये बात करें कि यह है संपूर्ण मैदान जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, 5 दोआब में विभाजित है, ठीक है। तो यह एक अपन नोट लगा के लिखिए, यहाँ पे नोट लिखिए, NOTE नोट, और लगा के इसमें ये लिखिए आप कि यह क्या है कि 5 दोआब में विभाजित है, 5 दोआब। दोआब होता है 2 नदियों का संगम होता है, लेकिन ये 5 नदियों के संगम है, 5 नदियों का जो विस्तार है उसके मध्य स्थित है, इसलिए यह इसको बोला गया है कि 5 दोआब में विभाजित है, 5 दोआब में विभाजित है, ठीक है। तो अब 5 दोआब कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट दोआब है, जो फर्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर, तो फर्स्ट दोआब का अपन नाम लिखिए, फर्स्ट इसके अंदर आता है बिस्त दोआब। मैं आपको नाम बताऊंगा इसका नाम ये बिस्त दोआब क्यों रखा हुआ है, ठीक है। तो बिस्त दोआब की बात करते हैं हम, ये है कौन सी 2 नदियों के मध्य है, बिस्त दोआब है ये सतलज व व्यास के मध्य, सतलज व व्यास के मध्य, सतलज और जो व्यास है नदी है, इन दोनों का जो बीच का क्षेत्र है उस क्षेत्र को बोला गया है बिस्त दोआब, ठीक है। अगर सेकंड की अपन बात करें, सेकंड जो दोआब दे रखा है वो दे रखा है बारी दोआब, बारी दोआब। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से दोआब हैं, है ना, तो कौन कौन सी नदियों के संगम से बने, उनका क्रम पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो जो बारी दोआब है वो है व्यास एवं रावी के मध्य, व्यास व रावी के मध्य, ठीक है। अब तीसरी बात करें अपन, तो तीसरा दोआब है, उस दोआब को नाम दिया गया है रचना दोआब, रचना दोआब। रचना दोआब की अपन बात करें तो यह बना हुआ है रावी व चेनाब से,
रावी एवं चेनाब के मध्य, रावी व चेनाब नदी है चेनाब के मध्य में स्थित है, इसको बोला गया है रचना दोआब। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट की बात करें तो वो है जो फोर्थ नंबर है वो है चाज दोआब। चाज दोआब, और जो चाज दोआब है वो दो नदियों के मध्य में है, और वो कौन कौन सी है, एक तो इसके अंदर चेनाब है, एक तो इसके अंदर चेनाब है एवं एक इसके अंदर झेलम है। तो झेलम नदी है और जो चेनाब है उसके मध्य का जो भाग है उसको बोला गया है चाज दोआब। ठीक है, चेनाब है झेलम के मध्य, झेलम के मध्य का क्षेत्र। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, जो इसके अंदर अंतिम जो दोआब है उस दोआब को बोला गया है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब, तो सिंध सागर दोआब है वो कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, उस नदियों का नाम इस प्रकार से है सिंधु व सतलज के मध्य। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य, सिंधु व सतलज के मध्य। तो ये वो क्षेत्र हैं जिनके मध्य में ये स्थित है, और उन्हीं क्षेत्रों के आधार पर इनका नाम दिया गया है। तो अपन देखते हैं इनका नाम किस प्रकार दिया गया है। पहले अपन एक बार ये मैप के अंदर समझते हैं कि ये जो अपन क्षेत्र ये दोआब पढ़े हैं वो दोआब क्रम से किस प्रकार से है। तो अपन बात करें इन दोआबों की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो सिंधु नदी है। ठीक है, तो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से है, ये मान लेते हैं सिंधु नदी है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि इसके अंदर जो नदी आके मिलती है वो है चेनाब नदी। ठीक है, तो ये इसके अंदर आके आ गई चेनाब नदी, लेकिन तो चेनाब नदी है उसके अंदर एक नदी का वापस मिलन होता है और वो है झेलम नदी। ठीक है, ये झेलम नदी इसके अंदर मिल गई, और चेनाब नदी के अंदर एक नदी और यहाँ पर आके इसमें मिलती है, उस नदी को बोला गया है रावी नदी। ठीक है, और एक नदी और आकर यहाँ पर मिलती है इसके अंदर, उसको बोला गया है, उसको क्या बोला गया है, व्यास और सतलज। ये दो नदियों का संगम है, एक तो व्यास और एक है सतलज। तो अब इनका नाम किस प्रकार से किया गया है, अब नामकरण करते हैं इसका। तो जैसे अपन माने कि ये वाली नदी होगी, ये तो हो गई सिंधु नदी। ठीक है, ये तो होगी सिंधु नदी, और ये वाली नदी की बात करें अपन तो ये वाली नदी होगी झेलम नदी, ये होगी झेलम नदी। और इसकी बात करें तो ये वाली नदी होगी चेनाब। ठीक है, ये वाली होगी चेनाब, और इसके बाद में बात करें अपन ये वाली नदी होगी रावी नदी। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात करें ये वाली नदी होगी व्यास, और इसमें जो अंतिम बची वो होगी सतलज। तो इस प्रकार से ये नॉर्थ से साउथ, आपको ये उत्तर से दक्षिण इन नदियों का क्रम भी याद रखना है। कई बार ये क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, कौन सी नदी है, इनका क्रम क्या है, तो क्रम आपको अगर याद रहेगा तो आप अच्छे से इसको याद रख पाओगे और अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेंड भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो पहला नाम रखा गया है वो इसका जो बीच का ये दोआब है इसको रखा हुआ है, ये जो है जो सिंध नदी है और जो झेलम नदी है और चेनाब नदी है, तो झेलम और चेनाब के मध्य, तो ये वाला दिन जो दोआब है इसको तो बोला गया है सिंध दोआब। ठीक है, और जो झेलम और चेनाब के मध्य है इसको बोला गया है चाज, चाज। ठीक है, और जो चेनाब और रावी के मध्य है, ये चेनाब और रावी के मध्य है, इसको बोला गया है रचना दोआब, इसको बोला गया है रचना। ठीक है, और वो जो व्यास और रावी के मध्य है इसको बोला गया है बारी दोआब, बारी दोआब। ठीक है, और जो लास्ट है व्यास और सतलज के मध्य, इस क्षेत्र को बोला गया है बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। ठीक है, तो अब देखो इसका जो नाम है ना वो नामकरण किस प्रकार से किया गया है। देखो इसमें सतलज है, इसमें से, और इसमें व्यास, व्यास को कभी ब्यास भी बोलते हैं। ठीक है, बैस भी बोलते हैं, तो बै और से मिलकर बना है बिस्त दोआब। ठीक है, तो ये हो गया इसका बिस्त दोआब। अगर रावी की और ब्यास की बात करें तो ब्यास में ले लिया बै और रावी में ले लिया रे। ठीक है, तो इसका हो गया बारी दोआब। ठीक है, तो इन दो नदियों का जो संगम होता है, उन दोनों नदियों के जो नामकरण किया हुआ है, उन दोनों नदियों के जो फर्स्ट जो लेटर है उसी से इसका नाम रखा गया हुआ है। ठीक है, उस दोआब का नाम रखा गया है। जैसे रावी है, रावी में रे और चेनाब में चे आ गया, तो रे चे ना। ठीक है, तो ये हो गया इसका रचना दोआब हो गया।
इसी प्रकार से चेनाब और झेलम, ये झेलम है, इसको कुछ अलग बोलते होंगे, तो चेनाब और झेलम से मिलकर बना हुआ है जहाज। और जो बच गया वो उसको सिंध, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र सिंध का इलाका है, सिंधु नदी बहती है, उसे सिंध प्रदेश भी कहते हैं। तो वैसे जो बड़ा क्षेत्र है इसी कारण इसको सिंध दोआब भी कहते हैं या सिंध का क्षेत्र भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसको, ये तो याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि जो क्षेत्र है इसके अंदर अलग अलग इनकी जो खासियत है, यहाँ पे अलग अलग विशेषताएं क्या है उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगर अपन विशेषता की बात करें तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर कुछ इस प्रकार से अपन पाया जाता है, कुछ बेट भूमि पाई जाती है, कुछ रे कलर मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन पहले बात करें, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर एक मिलती है बेट भूमि, ठीक है। तो पहले लगाइए इसके अंदर बेट, यहाँ पे बेट भूमि का अपन को विस्तार मिलता है, ठीक है। तो अगर बेट भूमि की बात करें तो बेट भूमि क्या होती है, जो नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बेट भूमि कहते हैं, को बेट भूमि कहते हैं, ठीक है। अब अपन एक दूसरी टर्म है, एक टर्म और है, उसे अपन समझ लेते हैं। एक जो दूसरा कोई नाम है उसको अपन बोलते हैं रे है वह कलर, रे है या फिर इसको बोलते हैं कलर, ठीक है। रे और कलर क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं। रे या कलर क्या होता है, इस मैदान के नहरी सिंचाई के जो क्षेत्र है उसमें केशिका क्रिया द्वारा, केशिका क्रिया क्या होता है, केशिका क्रिया ये होते हैं, जैसे आपने चिमनी देखी होगी, चिमनी के अंदर एक बाती होती है जिसको हम जलाते हैं, ठीक है। तो वो बाती क्या करती है, चिमनी का जो बोतल होता है, ठीक है, उसमें जो केरोसिन भरा होता है उसको वो सौंक लेती है, ठीक है, और ऊपर लाके ऊपर जलता रहता है वो, ठीक है। तो जो जमीन के अंदर से सौंकने की जो प्रक्रिया है, जो नीचे से सौंक के ऊपर सतह पर लेके आ जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, केशिका क्रिया बोलते हैं, ठीक है। और जो यही प्रक्रिया है वो उस मैदान के क्षेत्र में होती है, ठीक है। उसके प्रभाव से क्या होता है, जो लवण और क्षार होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मृदा की जो ऊपरी जो वाली परत है उस परत के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, अधिक हो जाते हैं। मृदा की जो परत होती है उस पर्वत जो परत है उसके ऊपर अब ये लवण और क्षार के अंश अधिक हो जाते हैं, ठीक है। और इसी मृदा को क्या बोलते हैं, कलर। उसमें क्या होता है, मृदा और क्षार के कारण उसमें छोटी छोटी क्या हो जाती है, दानेदार संरचना हो जाती है, और उसी संरचनाओं पर अपन क्या बोलते हैं, कांकड़ बोलते हैं आगे, ठीक है, कांकड़ बोल देते हैं, ठीक, कंकड़ को ऐसे कुछ नाम बोला जाता है उसको, ठीक है, वो अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन ये देख लेते हैं कि रे है वह कलर किसको बोलते हैं। रे है कलर, इसमें आप लिखिए नहरी सिंचाई क्षेत्र में, और ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, रे है कलर, बेट भूमि, कंकड़, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो भूमि क्षेत्र है अपन जो पढ़ा, सिंध का जो क्षेत्र है, जो सिंधु है, जो ये चेनाब है, झेलम है, जो ये गंगानगर है, पंजाब है, इस क्षेत्र के अंदर क्या कृषि, नदियों पे आधारित ज़्यादा कृषि होती है, ठीक है। तो उस क्षेत्र के अंदर ये वाली चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा रे कलर मिलता है, ठीक है। वहाँ पे लवण और क्षार की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, वहाँ पे कंकड़ वगैरह, कैल्शियम की जो परत होती है वो दानेदार होके वो वहाँ पे उसको कंकड़ बोला जाता है, ठीक है। तो रे कलर क्या है कि नहरी सिंचाई क्षेत्रों में, नहरी सिंचाई क्षेत्रों में केशिका क्रिया, केशिका क्रिया के प्रभाव से, केशिका क्रिया के प्रभाव से मृदा के ऊपरी परतों में लवण एवं क्षार, लवण एवं क्षार के अंश, लवण एवं क्षार के अंश अधिक हो जाते हैं, लवण एवं क्षार के अंश अधिक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसी मृदा को, ऐसी मृदा को क्या कहते हैं, कलर कहते हैं, ठीक है। ऐसी मृदा को कलर कहते हैं, रे है कलर, कलर या रे है कहते हैं। तो रे और कलर की अपने बात कर ली। अब जो नेक्स्ट एक टर्म आती है उस टर्म को अपन बोलते हैं कांकड़,
कांकड़ या कंकड़, कंकड़ की अपन जैसे कंकड़ से अपन इसको याद रख सकते हैं। कंकड़ में क्या होता है, जो केशिका क्रिया होती है उस केशिका क्रिया से ये जो कैल्शियम और उर्वरक अधिक प्रयोग करते हैं वो, और जो लवण और क्षार जो केशिका क्रिया से जो पृथ्वी जो धरातल है उसी सतह पे आ जाते हैं। तो इन दोनों ही प्रक्रिया से एक तो अधिक क्या होता है कि जो जो हरित क्रांति प्रदेश है ना उसके अंदर अधिक कैल्शियम और उर्वरक अधिक काम में ले जाते हैं। तो उन दोनों के प्रभाव से जो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम की संरचना बन जाती है, उसमें दानेदार कैल्शियम की संरचना बन जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं, कंकड़ या कंकड़ कहते हैं। तो इसको लिखिए आप, यह हरित क्रांति का प्रदेश है, यह हरित क्रांति का प्रदेश है तथा कैल्शियम उर्वरक के अधिक प्रयोग से हुए हैं, जिसके कारण मृदा में दानेदार कैल्शियम की संरचना पाई जाती है, या बन जाती है, ठीक है, पाई जाती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कांकड़ बोलते हैं, ठीक है। अब अपने इसका जो नेक्स्ट टर्म आती है, एक अलग एक और टर्म होती है, उसको अपन बोलते हैं चौस व अपर्दन। तो नेक्स्ट आप डालिए चौस व अपर्दन। चौस व अपर्दन क्या होता है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो पंजाब में होशियारपुर का जो के पास का जो शिवालिक नदियों के द्वारा अपर्दित क्षेत्र है ना, उसको अपन बोलते हैं चौस व अपर्दन। तो इसके अंदर आप नोट करके लिखिए, यह है पंजाब में होशियारपुर के पास शिवालिक नदियों के द्वारा अपर्दित क्षेत्र है, तो जो इस प्रकार का क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलते हैं, चौस व अपर्दन का क्षेत्र बोलते हैं। तो अपन ये देखा कि इसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि वह जो पंजाब व हरियाणा का मैदान है, उस पंजाब व हरियाणा के मैदान के अंदर इसका क्षेत्रफल देखा अपन ने, इसका क्षेत्रफल कितना था, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, ठीक है। इसका विस्तार आपने देखा कि शिवालिक उत्तर के अंदर, और फिर पूर्व के अंदर दिल्ली अंबाला तक, और जो पश्चिम है वहाँ पे भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वहाँ तक, ठीक है। और इसमें जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, सिंधु है, उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसके अंदर 5 दोआब हैं, कौन कौन से दोआब पढ़े अपन ने, बिस्त, बारी, रचना, चाज और सिंध सागर दोआब, ये अपन ने दोआब पढ़े हैं। इसके बाद में अपन ये देखा कि यहाँ पे कुछ टर्म काम में ले जाती है, ठीक है, कुछ शब्दावली है, वो कुछ इस प्रकार से थी। बेट भूमि क्या होती है, फिर रे कलर क्या होती है, फिर कांकड़ क्या होती है, फिर चौस व अपर्दन क्या होती है। तो ये कुछ शब्दावली अपन ने पढ़ी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं राजस्थान का मैदान। अगर राजस्थान के मैदान की बात करें तो राजस्थान के मैदान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, उसका पूरा अपन पढ़ने वाले हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।